हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, 16 फरवरी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इस 16 फरवरी को होने वाले एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर हम यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। सिंपली अगर बात करें तो पॉलिटी, और आज की क्लास में हम पॉलिटी की क्लास में ना आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जाम में ना सिंपली आर्टिकल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करें उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को इनरोल नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके 8319618002 इस नंबर पर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूनिट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों ही अच्छे ही मैनर में जो क्वेश्चन है ना रिलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। तो तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन और अपनी कंडीशन के हिसाब से, जैसे आप अगर अंडर ग्रेजुएट है, अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्रीलिम्स तो हो रहा है बट मेंस नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। बहुत लोग हैं जो मेंस की तैयारी करके बैठे हैं बट उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, तो प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। तो इस तरीके से आप अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी क्लासेज होती हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो इस बार कोड का उपयोग करके या फिर सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल टाइप करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, जो भी हमारी क्लासेज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है ना, तो वो सब चीजें आपको कहां पर मिलेगी, इसी एप्लीकेशन पर। तो खुद भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को प्रमोट भी करना है, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी अनाउंसमेंट है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल फिर खालिस्तान है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है कि जो भारत की संसद और भारत के और जो विधानसभा के विधायक होते हैं उनके चुनाव को सुपरवाइज करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना किसका काम है आपको भी पता है, इलेक्शन कमीशन का, भारत के चुनाव आयोग का। और ये जो शक्ति है चुनाव आयोग की वो कहां पर मेंशन है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सुपरवाइज द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर भारत के किस संविधान में मेंशन है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 314, ऑप्शन नंबर बी 342, ऑप्शन नंबर सी 324, आर्टिकल 324, या ऑप्शन नंबर डी 341। आंसर सभी को करना है। देखिए आज की जो क्लास है ना थोड़ा सा तेज चलेगी क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर किए हुए हैं और जो आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324। अब आपको भी पता है भारत के संविधान में अगर बात करेंगे पार्ट की या भाग की, तो किस भाग में चुनाव आयोग का मेंशन है आप बताएंगे सर? भाग 15। बातें क्लियर है क्या सभी को? अगर बात करेंगे कहां से कहां तक, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक, ठीक है ना। भारत के संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग का मेंशन है, चुनाव आयोग का वर्णन है। बातें क्लियर है क्या? तो आर्टिकल 324 के तहत ही इलेक्शन कमीशन को यह पावर है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी इलेक्शन है ना उनको सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन ये पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना।
समान नागरिक जो संहिता है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या फिर आर्टिकल 46? कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी को आंसर करना है, ठीक है ना। और ये जो आंसर है ना आप अपने पास रखिए और उनको मिलाइए, ठीक है ना, साथ में, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो कि एक डीपीएसपी का हिस्सा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंदर एक प्रावधान है आर्टिकल 44, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ठीक है ना। अगर आर्टिकल 43 की बात करेंगे तो ये वर्कर से संबंधित है, और यहां पर दो चीजें आपको याद रखना है। एक तो मिनिमम लिविंग वेज की बात की गई है कि आपको कम से कम सैलरी इतनी मिलना चाहिए ताकि आप एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सको। क्या बात है, क्लियर है? तीसरी बात भी यहां पर लिखी गई है कि जो भी वर्किंग कंडीशन होगी ना वो ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होगी, मतलब आप कि जो काम करने की जगह होगी ना वहां पर ह्यूमन बिहेवियर का ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं जहां आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 45 की अगर बात करेंगे तो यहां पर बदलाव हुआ है। 0 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो बेसिक एजुकेशन है उसकी बात की गई है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के वेलफेयर की बात की गई है आर्टिकल 46 में, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। और ये सभी के सभी आर्टिकल जो है वो डीपीएसपी का हिस्सा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और कहीं पर कोई डाउट होता है वो चीज भी आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन नंबर 2 है यहां पर 19 to 22, ऑप्शन नंबर 3 है यहां पर 23 से 24 और ऑप्शन नंबर 4 है आर्टिकल 25 से 28। आपको बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक जो अगर बात करेंगे ना, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 14 से 18 की, दिस इज राइट टू इक्वलिटी, दिस इज राइट टू इक्वलिटी, या इसी को हम बोलते हैं समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 दिस इज राइट टू फ्रीडम, दिस इज राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 की अगर बात करेंगे, दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सीधी सी बात है कि जितनी भी सिविल और बोल सकते हैं जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो जितनी भी जुडिशियल सिस्टम है वो किसकी सहायता या किसको एड करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। उनके लिए अगर बात करेंगे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 137, आर्टिकल 121, आर्टिकल 144 या फिर आर्टिकल 157? सभी को आंसर करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 144। सभी लोग चीजों को नोट करते चलेंगे। इन आर्टिकल 144 देयर इज ए प्रोविजन दैट ऑल द सिविल एंड जुडिशियल अकेडमीज शैल एक्ट टू एड सुप्रीम कोर्ट। बातें क्लियर है क्या सभी को? अगर बाकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 137 इज रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ ओन जजमेंट, रिव्यू ऑफ ओन जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिए गए फैसले को फिर से रिव्यू कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसी बात कहां पर लिखी गई है? आर्टिकल 137। अगर आर्टिकल 121 की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
दिस इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन पार्लियामेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है उन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज का प्रावधान कहां पर है, आर्टिकल 121 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केवल और केवल इसका एक ही एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को हटाने का मोशन चल रहा है, उस टाइम पर आप डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जाएंगी, ठीक है ना। और ये चीज कहां पर लिखी हुई है, आर्टिकल 121। आर्टिकल 157 दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, कि आखिर गवर्नर बनने के लिए या राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए, ये चीज कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 157 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अगर बात करेंगे या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 103, आर्टिकल 78, आर्टिकल 74 या फिर आर्टिकल 54। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे, कौन कौन लोग वोट करेंगे, इस चीज का मेंशन, इस चीज का वर्णन कहां पर है, आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करेंगे आर्टिकल 74, दिस रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, ठीक है ना। आर्टिकल 78 इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? सभी चीजों को ना आपको नोट करते चलना है, सभी आर्टिकल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन अ मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्लियामेंट में किसी भी एंग्लो इंडियन समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करना है, ठीक है ना, तो ये शक्ति किसके पास है, आप बताएंगे सर भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऐसा किस आर्टिकल में है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 326, आर्टिकल 330, आर्टिकल 342 या फिर आर्टिकल 331, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़े और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 331। ध्यान देने वाली बात है कि जो आर्टिकल 331 है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन की बात करते हैं, कहां पर, लोकसभा में, लोकसभा। और अगर विधानसभा की बात करेंगे तो आपको भी पता है लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे, शब्दों में ध्यान देंगे, नॉमिनेट किए जाते थे। और अगर आर्टिकल 333 की बात करेंगे तो ये विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर के नॉमिनेशन की बात करते थे। लेकिन अब ये दोनों ही आर्टिकल रिपेल्ड कर चुके हैं, डिलीट किए जा चुके हैं, ठीक है ना। और कब किए गए हैं, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। मतलब आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को हमने डिलीट कर दिया है, रिपेल कर दिया है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मतलब अब ये जो प्रोविजन था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेशन का, उसे हमने अपने संविधान से हटा दिया है, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या? अगर 326 की बात करेंगे तो यहां पर वयस्क मताधिकार की बात की गई है, एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात कहां पर है, आर्टिकल 326।
आर्टिकल 330 की अगर बात करेंगे, दिस इज फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC/ST कम्युनिटी इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 330। आर्टिकल 342 में क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, कि जो लिस्ट है वो आर्टिकल 342 में आपको मिलेगी। पहले 366(25) के तहत क्या होता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाता है, वहां पर रहने वाली जातियों को शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में रखा जाता है, ठीक है ना। फिर उनकी नॉमिनेशन या बोल सकते हैं जो लिस्ट है वो कहां पर होती है, 342 में, ठीक है ना। चीजों को साथ में नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। सीधे मतलब ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत में एक क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये चीज कहां पर लिखी हुई है, किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आर्टिकल 34 इज रिलेटेड टू द मार्शियल लॉ, ठीक है ना। देयर शैल बी द सस्पेंशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द मार्शियल लॉ, ठीक है ना। Article 44 is related to the Uniform Civil Code. Article 44 is related to the Uniform Civil Code. And Article 21 subclause 1 is related to the there is a right to freedom of life and personal liberty. ठीक है ना। तो Article 21 आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चीजों को नोट करेंगे। Article 74 is related to the Council of Minister. आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड विद द कंटेंट। आपको बताना है, एक तरफ सूची दी हुई है भारत के संविधान में, आपको भी पता है टोटल कितनी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं 12 है, कितनी है टोटल 12 शेड्यूल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर लिखा हुआ है कि किस शेड्यूल में कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से प्रोविजंस है ना। उसमें से हमें गलत जो जोड़ा है, बेमेल जोड़ा है, उसे हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सेकंड शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन नंबर 2 है फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑप्शन नंबर 3 में फॉर्म ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन है। ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है, देख सकते हैं फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। अब आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा। शेड्यूल जो हमारा सेकंड शेड्यूल है वहां पर लैंग्वेज नहीं है। सेकंड शेड्यूल में एमोलुमेंट्स की बात की गई है। एमोलुमेंट्स या इसी को बोलते हैं सैलरी, प्रिविलेजेस, इनकी बात की गई है कहां पर, सेकंड शेड्यूल में। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। बातें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू द लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए? कुल मिला के कि अगर कोई भी एक क्षेत्र है, ठीक है ना, बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से संबंधित ये प्रावधान है, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रपति होते हैं उसे ऑफिशियल लैंग्वेज या बोल सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर किसी भी एक बोल सकते हैं क्षेत्र में बोले जाने वाली कोई भी एक भाषा है, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 3 347। 347 इज रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है ना। लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना, इसे ऑथराइज करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास है। और ये चीज कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 347 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो
धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 15 एंड ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 25। कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 25 इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आर्टिकल 20 की बात करेंगे तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज, आपके द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं ना, दोष सिद्ध हो गया, उसके बाद आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 30 इज रिलेटेड टू द, आर्टिकल 30 इज रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज राइट, ठीक है ना, राइट ऑफ द माइनॉर। आपको भी पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डील्स विद द टू टाइप ऑफ माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है ना। चलिए आर्टिकल 15 आपको भी पता है डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है राइट टू इक्वलिटी के तहत कि किसी भी, जैसे कि बोल सकते हैं रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 15 में, ठीक है ना। चीजों को साथ में नोट करेंगे। आर्टिकल 30 में बेसिकली ये बात लिखी हुई है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके पास ये फंडामेंटल राइट है, ये उनका मौलिक अधिकार है। दे कैन या दे शैल या दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। चलिए यहां तक चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा किस अनुच्छेद में मेंशन है, किस अनुच्छेद में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 217, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 124, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 224, ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 21। आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो इस चीज का प्रावधान या प्रोविजंस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर है, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में? बहुत ही सिंपल सा है। चलिए देखिए अगर बात करेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 स्टेट्स दैट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बेसिकली जो जजेज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम की बात की गई है हमारे संविधान में, कॉलेजियम सिस्टम। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अगर बात करेंगे चुनाव की जो मेथड है, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा, कि कौन सी मेथड होगी, ठीक है ना, उसका मेंशन कहां पर है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 61, आर्टिकल 65, आर्टिकल 51, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 55। आइए समझते हैं। आर्टिकल 55 में दो चीजें लिखी गई हैं, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट इलेक्शन। पीपल या जो जनता है डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। दूसरी जो बात की गई है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम की बात की गई है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम की बात की गई है। और जो तीसरी बात बोली गई है सीक्रेट बैलेट पेपर की बात की गई है, सीक्रेट बैलेट पेपर की बात की गई। और ये सब चीजें कहां पर लिखी हैं? आर्टिकल 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बातें क्लियर है क्या सभी को? अगर बात करेंगे आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट या महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। कहां पर है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 51 डीपीएसपी का हिस्सा है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी या एग्रीमेंट की बात की गई है। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है सभी को?
अगर यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, चीजों को साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चीजों को नोट करेंगे अच्छे से। आपको भी पता है जो 370 है, अनुच्छेद 370, वो स्पेशली किसके लिए था? J&K, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान की बात आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 में की गई, जिसे हमने हटा दिया है, ठीक है ना। अब ये आर्टिकल एग्जिस्टिंग नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना। फिर भी सवाल ये पूछा गया कि अनुच्छेद 370 की जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है गोपालस्वामी अयंगर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रघुवर दास। रघुवर दास। इन चारों में से आपको बताना है कि किसने 370 का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया था। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी है गोपालस्वामी अयंगर। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो फिलहाल अगर बात करेंगे वर्तमान में ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये प्रावधान हटा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था ना, वो 370 के तहत वो हटा दिया गया और वहां पर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है ना। तो इसका फाइनल ड्राफ्ट किसने बनाया था? गोपालस्वामी अयंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80, ठीक है ना, वो किसके बारे में हमें बताते हैं? आर्टिकल जो 80 है वहां पर राज्यसभा के बारे में मेंशन है, ठीक है ना। तो ये बात लिखी है कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने हो सकते हैं? आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए है 245, 250, 235 या 240। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी 250। यहां पर याद रखेंगे कि जो 238 मेंबर होंगे उनका चुनाव होगा, इलेक्टेड होंगे, और जो 12 मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड, उन्हें मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो 4 क्षेत्रों से लिए जाएंगे। कौन कौन है 4 क्षेत्र? एक तो आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है और सोशल सर्विस या समाज सेवा है। इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाएंगे। तो राज्यसभा में कुल अधिकतम जो जनसंख्या है, अधिकतम जो संख्या है, जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है? 250, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव होगा। और बेसिकली आपको भी पता है चुनाव कहां से होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किन किन क्षेत्रों से? आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है और सोशल सर्विस है। इंपॉर्टेंट है, चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सीधी सी बात है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है, और ये मौलिक अधिकार है। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? ठीक है ना, आर्टिकल 20A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18A, आर्टिकल 21A। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी 21A। आपको बता दूं, शिक्षा का अधिकार आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह प्रावधान पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इन फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में तो था, आर्टिकल 45 में था, मतलब डीपीएसपी में था। इसे हमने मौलिक अधिकार कब बनाया? तो लिखेंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब वर्ष 2002 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कानून हुआ, और अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, और शिक्षा का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या बातें क्लियर है? फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार बनाया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत।
चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए अगर बात करेंगे, अगला जो सवाल है, स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बात बोली गई है कि जो स्टेट मतलब जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु की रक्षा करने के लिए बाध्य है, ठीक है ना। जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी बोल सकते हैं जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, सांची का स्तूप है हमारे मध्य प्रदेश में, तो इनकी सुरक्षा करना, इनको प्रिजर्व करना, ठीक है ना, सरकार की क्या है जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? 46, 48, 49 या फिर 47? देखिए आंसर सभी को करना है ना। बहुत सारे, देखिए आज की क्लास में ना हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो इसी क्लास वीडियो में से ही होगा, ऐसा 99.99% कंफर्म है, ठीक है ना। सभी लोग आंसर बस करेंगे और चीजों को साथ में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट हर एक क्वेश्चन का लेते चलेंगे। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर थर्ड 49। आर्टिकल 49 इज रिलेटेड टू द स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। क्लियर है क्या? तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 46 की बात करेंगे, SC ST के वेलफेयर की बात की गई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट की है, और ये सब DPSP के पार्ट है। आर्टिकल 48 में एनवायरनमेंट की बात की गई है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 47 में जो भी अल्कोहल है या फिर जो टॉक्सिक ड्रिंक है, नशे की जो पेय पदार्थ हैं, ठीक है ना, उनके प्रोहिबिशन की बात की गई है, ठीक है, उन्हें रोकने की बात की गई है। बातें क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑन, जो संविधान का भाग 4 है ना, वहां पर किस चीज का मेंशन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट, DPSP, इलेक्शन या फिर सिटीजनशिप। देखिए क्वेश्चन अगर आर्टिकल से रिलेटेड है, या तो वो आर्टिकल का कंटेंट पूछेंगे कि उसमें क्या प्रोविजंस है, या तो पार्ट से रिलेटेड पूछेंगे, या तो शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। उनका वर्णन कहां पर है? पार्ट 4 में। अगर फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो पार्ट थर्ड, ठीक है ना। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। DPSP की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से लेके 51। अगर इलेक्शन की बात करेंगे, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 324 टू 329। सिटीजनशिप की बात करेंगे, दिस इज मेंशन इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सिटीजनशिप कहां से कहां तक है? 5 से लेके 11 तक। चीजों को नोट करेंगे, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, उनका वर्णन कहां पर है? आप बताएंगे सर भाग 2 में है, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 से लेके 11 तक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, ठीक है ना। देखिए फिर से वही चीज, नोटिफिकेशन है राव अकेडमी भोपाल की तरफ से MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट अगर बात करेंगे तो रिलेवेंट क्वेश्चन को यहां पर सेट करके टेस्ट सीरीज लाई गई है, और ये मात्र आपको 99 रुपए में मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है, मात्र 99 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए, या बोल सकते हैं कि और अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8319618002, ठीक है ना। तो आने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे इस नंबर पर कॉल करना है और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ना, यूनिट वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, CSAT भी है, हर कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। यूनिट वाइज में एक फायदा ये रहता है कि आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम मिलता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि राव अकेडमी भोपाल का जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया
तो या तो इस बार कोड का उपयोग करना है या तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव अकेडमी भोपाल और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि आगे आने वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी एजुकेशन से रिलेटेड, लाइक जो भी हमारी क्लासेज होंगी, टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, वो सभी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो खुद भी डाउनलोड करना है और साथ में दोस्तों को भी बताना है कि राव अकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना वो आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है उससे संबंधित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है ना। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर थर्ड 17। सबको पता है आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू द राइट टू द फ्रीडम, और वहां पर 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, फ्रीडम टू द मूव टू द एनी पार्ट ऑफ द नेशन या कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की 6 अधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना। किसी भी तरह का आप ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, तो ये सब स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत बोली गई है, ठीक है ना। और आर्टिकल 20 आपको ही पता है, कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस के अगेंस्ट आपके पास राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले के लोग टाइटल्स लेते थे जैसे राव है, महाराव, महाराजा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी टाइटल्स है ना उनकी भी समाप्ति, उनका भी उन्मूलन हो चुका है। राइट टू एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, कोई इस तरीके के टाइटल्स नहीं लेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 49 किससे संबंधित है? दिस इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। नेचुरल या इसी को बोल सकते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करेंगे प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, तो ये रिलेटेड है आर्टिकल 21A, ठीक है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 24। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 51, और ये डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का, ठीक है। चीजों को नोट करते चलेंगे, इसी तरीके से घुमा घुमा से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कभी आर्टिकल पूछेगा और उसका प्रोविजन आपसे ऑप्शन में रहेगा, कभी ऑप्शन में प्रोविजन रहेगा और आर्टिकल पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। भारत के संविधान में आपको भी पता है अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसकी बात बोली गई है, किस अनुच्छेद के तहत? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया वो किसके पास होता है? भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। और ये जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 222 सब क्लॉज 1, 244 सब क्लॉज 1, 222 सब क्लॉज 2, 244 सब क्लॉज 2। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग से ऑप्शन इसलिए मैंने रखे ताकि आप लोग गलत करो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखते होंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत होता है ना वो आपको जीवन भर याद रहता है ना। इसलिए गलतियां करना है, बहुत ज्यादा गलती नहीं करना, अभी जितना करना है कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा करके आओ और आप सिलेक्ट हो प्रीलिम्स, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, 244 सब क्लॉज 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। यहां पर नोट करेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना और जो कंट्रोल की पावर है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज कवर्ड इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है कि जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में कौन सा सब्जेक्ट मेंशन है? बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हेल्थ एंड सैनिटेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस मेंशन इन द 11th
जो हमारा 11 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का विषय कौन सा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 2, हेल्थ एंड सैनिटेशन। बेसिकली अगर बात करेंगे जो 11th शेड्यूल है, चीजों को नोट करेंगे, 11 शेड्यूल है या 11वीं अनुसूची है, वो पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से। और यहां पर 29 विषयों का मेंशन है। कितने हैं? टोटल 29 है। और ये कब जोड़ी गई थी, ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं और उसमें से एक क्या है आप बताएंगे सर? हेल्थ एंड सैनिटेशन। बाकी के जो तीनों है ना वो स्टेट लिस्ट के हैं। बाकी के जो तीनों है ना, जैसे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है, ये स्टेट लिस्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो सब्जेक्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म बाय द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधी सी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, बैकवर्ड क्लास या पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ठीक है ना। आर्टिकल 338 बी, आर्टिकल 338 ए, आर्टिकल 328 बी या आर्टिकल 328 ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी इसीलिए इस तरीके से रखे गए हैं ताकि आप गलतियां करें। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए 338 बी। और आपको बता दें, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, एक आर्टिकल आपको मिलेगा 338, एक आर्टिकल आपको मिलेगा 338 ए और एक आर्टिकल आपको मिलेगा 338 बी। देखिए पहले 338 और 338 ए एक ही हुआ करते थे, लेकिन 338 किससे रिलेटेड है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये दोनों आर्टिकल कब बने थे लिखेंगे, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना 338 के तहत, और 338 ए के तहत शेड्यूल ट्राइब की बात की गई, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब। अगर बात करेंगे 338 बी, दिस इज रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं, ठीक है ना, 338 बी। और ये कब जोड़ा गया? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल या 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। बैकवर्ड क्लास के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की बात की गई, नेशनल कमीशन की बात की गई, वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी हैव गिव इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। बातें क्लियर है क्या सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है ना, आपको बताना है किस अनुच्छेद में ये बात बोली गई है या इस बात का प्रावधान है कि लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे, ठीक है ना। देयर शैल बी अ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा। दिस प्रोविजन इन मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 93, आर्टिकल 85, आर्टिकल 100 एंड आर्टिकल 97। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर बात करेंगे ना, दिस इज रिलेटेड, या इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 93 या अनुच्छेद 93 के तहत ये बात बोली गई है कि लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे। यहां पर एक चीज और याद रखना है, जो आपको याद करना है, आर्टिकल जो 100 है ना, वहां पर क्वेरम की बात की गई है। क्वेरम का मतलब होता है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने जरूरी होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, कि किसी भी सदन में कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है ताकि उस सदन की कार्यवाही हो सके, और ये 1/10 है। कितनी है? 1/10। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। तो क्वेरम कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 100, ठीक है ना। अनुच्छेद जो 100 है वहां पर क्वेरम की बात की गई है। क्वेरम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द बोल सकते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेज, इधर इन राज्यसभा, लोकसभा और इन स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल मैंडेट्स द इलेक्शन। अच्छा, ये
रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर था हमारा 324 है, ठीक है ना, कि जो भी इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो किसके अंडर द सुपरविजन या किसकी निगरानी में होते हैं वो चुनाव, आप बताएंगे सर इलेक्शन कमीशन। और ये बात कहां पर लिखी हुई है, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज मेंबर्स हैव मेनली बीन लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है कि जो भी सांसद होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी पावर, उनकी प्रिविलेजेज, उनकी जो इम्यूनिटीज हैं, ठीक है ना, वो किस अनुच्छेद में मेंशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। जिस तरीके से हमने देखा कि आर्टिकल 144 सीधी सी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में, कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा, कोई भी चर्चा नहीं होगी, एक्सेप्ट मोशन इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हटाने के अलावा, जब भी हटाने से रिलेटेड मोशन हो तब भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स है आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसी तरीके से पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, उन्होंने कौन सी एडवाइस दी, कहां पर आपने वोट किया, क्या आपने बोला, वो चीजें कोर्ट में डिस्कस नहीं होंगी। तो ये जो पावर है, जो भी इम्यूनिटीज है, उसका मेंशन कहां पर है, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 105, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्टिकल 105 इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आर्टिकल 105, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, स्टेट इमरजेंसी उसे बोलते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है भारत के संविधान में? 368, 356, 350 या फिर 325? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल। अगर बात करेंगे आर्टिकल 368, दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 या संविधान में जो अनुच्छेद 368 है, उसका संबंध संविधान संशोधन से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा अनुच्छेद है? 21A, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। देखिए अगर बात करेंगे क्वेश्चन के डाइवर्सिटी की, तो ज्यादातर जो आर्टिकल से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं ना, तो वहां पर आपसे फंडामेंटल राइट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर बताएंगे आप सभी लोग कि कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 21, ठीक है। अगर बात करेंगे आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार। आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, और यहां पर मैक्सिमम आपको कितने समय के लिए डिटेन किया जा सकता है? 3 मंथ, ठीक है ना। याद रखेंगे जो आर्टिकल 20 है वो दोष सिद्ध होने के बाद आपके कौन कौन से अधिकार है, जैसे नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो यहां पर आर्टिकल 20 में। और अगर बात करेंगे आर्टिकल 22 में, तो आपको किसी ने डिटेन किया तो सबसे पहले आपके अधिकार होंगे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरा, आपके पास अपने लॉयर या वकील से मिलने की स्वतंत्रता रहेगी। तीसरी, 24 घंटे के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। और जो चौथी है ना, कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है तो ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही डिटेन कर सकते हैं। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कितने मूल जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों की बात की गई है। तो कितने कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी 11। भारत के संविधान में अगर बात करेंगे पार्ट 4 ए और अनुच्छेद की बात करेंगे 51 ए, ठीक है ना। बेसिकली ये पहले हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर एक अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। 11वीं जो ड्यूटी है 251 ए के जो 11वीं ड्यूटी है ना वो जोड़ी गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। जब फंडामेंटल राइट बनाया गया ना शिक्षा के अधिकार को, उसी समय पर 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई, ठीक है ना, कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर करना है उनकी, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या सभी को? तो टोटल कितनी ड्यूटीज हैं? 11। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि जो मनी बिल है, ठीक है ना, जो धन विधेयक है, हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन कहां पर लिखी हुई है? डेफिनेशन आपको कहां पर मिलेगी? मनी बिल से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो कहां पर मिलेगी, ठीक है ना। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 110। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। आर्टिकल 110 110 या 110 इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है ना। और यहां पर अगर आर्टिकल 44 की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। आर्टिकल 93 आपको ही पता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। हाँ, दूसरा एक और आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 112, ये बजट से संबंधित है, बजट से संबंधित है। और आर्टिकल 12 में बजट को हम क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी चीजें नोट करना है। तो मनी बिल के डेफिनेशन कहां पर लिखी हुई है? 110। हाँ, एक चीज और है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास होती है? इसी 110 में है, वो पावर स्पीकर के पास होती है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये बताना, ये तय करना, ये डिसाइड करना किसका काम है? स्पीकर का, ठीक है ना। चलिए आपको भी पता है, देखिए मनी बिल जनरली क्या होता है ना, उस पर लोकसभा की क्या होती है? डोमिनेशन होती है मनी बिल में, राज्यसभा की पावर बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो जनरली जो लोकसभा में रूलिंग पार्टी होती है ना, वो कोशिश ये करती है किसी भी बिल को मनी बिल कन्वर्ट करने की। अगर वो मनी बिल कन्वर्ट हो गया, मनी बिल डिसाइड हो गया कि हाँ भैया ये मनी बिल है, तो वो तो फिर आसानी से पास हो जाता है, उस पर आसानी से कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे अगला जो सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सीधी सी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी उम्र के बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराना एक फंडामेंटल राइट है। वो किस अनुच्छेद में है? सीधी सी बात है, आर्टिकल 21A। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है, एज पर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रेफर्ड टू अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। आपको पता है कि जो 8th शेड्यूल है वहां पर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक जो भाषाएं हैं, उनका वर्णन है। तो उसमें कितनी भाषाओं को हमने शामिल किया है? 14, 20, 22 या फिर 18? कितनी भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में? कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जो मेंशन है, जो वर्णित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल बोलो, टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस। कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं। और लेटेस्ट कौन कौन सी हैं? मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाओं को अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है। कौन कौन सी? मैथिली, ठीक है ना, संथली, बोडो और डोंगरी। चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मान के चलिए किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन हो गया, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो गया,
तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए या उनकी रेमेडीज के लिए, उनके ग्राइवेंस रिड्रेसल के लिए आप कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का फंडामेंटल राइट है, इट इज ऑल्सो इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, मतलब कोर्ट जाना भी आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आर्टिकल 32, दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 40 की बात करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू द डीपीएसपी, और यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत की बात की गई है, विलेज पंचायत, और इसी के तहत तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्थानीय स्वशासन की बात आर्टिकल 40 में की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 36 स्टेट की डिफिनीशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगाना है, उसके लिए भी भारत में प्रावधान है संविधान में। तो ये जो प्रावधान है फॉर द फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 365, आर्टिकल 356, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 360। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, ये आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 360, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 360, ठीक है। अगर बात करेंगे आर्टिकल 365 और 356, ये स्टेट इमरजेंसी की बात है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना। आर्टिकल 365 और 356 दोनों के तहत ही राज्य की जो विधानसभा है या राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास चला जाता है? इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको रिप्रेजेंट कौन करते हैं? गवर्नर। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? आर्टिकल 356 आपको भी पता है प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, बट आर्टिकल 365 इज रिलेटेड टू द स्टेट इमरजेंसी, कि मान के चलिए कोई भी जो राज्य है वो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसियलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 140। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 140, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 भी इंपॉर्टेंट है, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, कि अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी मामले में, मान के चलिए राष्ट्रपति महोदय को किसी भी कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की सलाह की जरूरत पड़ती है, उस केस में अनुच्छेद 143 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उसके पहले मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, राव अकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाई गई है, ठीक है ना, और ये मात्र 99 रुपए में है। तो इसलिए बिना विलंब के हुए ठीक है, या तो आप एमपी नगर जोन 2 हमारा जो ऑफलाइन सेंटर वहां पर आके भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर घर बैठे इस नंबर पर कॉल करके 8319618002 खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एमपीपीएससी एग्जाम में जो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यूनिट वाइज भी कवर किया गया है, और फुल लेंथ, साथ में सी सेट के भी पेपर है आपको, ठीक है ना। तो सी सेट जो एक पोर्शन है ना, उसकी भी तैयारी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज से। तो बिना विलंब के हुए ना आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो है एप्लीकेशन की, कि राव अकेडमी भोपाल का हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो या तो इस बार कोड का उपयोग करेंगे, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको राव अकेडमी भोपाल टाइप करना है,
और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए एप्लीकेशन की अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग महत्व, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो पार्ट हमारा 8 है, भाग 8वां है भारतीय संविधान का, उसमें किससे संबंधित प्रोविजन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित प्रोविजन है? पंचायत, यूनियन टेरिटरी, म्यूनिसिपैलिटी या फिर स्टेट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 2, यूनियन टेरिटरी। अगर बात करेंगे पंचायत की, पंचायत के बारे में पार्ट 9 या भाग 9 में मेंशन है। म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो 9 ए में मेंशन है। अगर बात करेंगे स्टेट्स की, पार्ट 6 में मेंशन है, ठीक है ना, 6 में मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को एज इट इज आपको याद भी करना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार सही जोड़ी मिलाने के लिए दे देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन? देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 years. दिस प्रोविजन, ठीक है ना, हैज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान में ऐसा वर्णन है कि हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति भारत के लिए एक फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का गठन करेंगे? ये बात कहां पर मेंशन है? 300, आर्टिकल 290, आर्टिकल 320 या फिर आर्टिकल 280? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे। आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए आर्टिकल 49 एक डीपीएसपी का आर्टिकल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसमें यह बात बोली गई है कि जो स्टेट्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्लेसेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और ये बात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में है? ये चीज भी मैंने आपको बता दी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. So this provision is mentioned in which article of the Indian Constitution? Article 49, Article 51, Article 69 and Article 62. ठीक है, बहुत सिंपल सा है। Article 51 is related to the international peace and security. Also बोल सकते हैं फॉरेन पॉलिसी। अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जगह अगर वो आपको फंसाने के लिए सपोज बोल दें कि फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, आप बताएंगे सर आर्टिकल 51। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या सभी को? स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, क्वेश्चन में अपने आंसर करते चलेंगे, खुद को इवेल्युएट भी करते चलेंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर? ठीक है ना, जो मानव तस्करी है और जबरन श्रम है, फोर्स लेबर है, बंधुआ मजदूर है, उसका एबोलिशन हो चुका है, उसका प्रोहिबिशन है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के तहत एक फंडामेंटल राइट भी है। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 20। अच्छा वही तो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है किस आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 5। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 2 है आर्टिकल 23, ठीक है ना। ये भी आपका मौलिक अधिकार है। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना। आर्टिकल 25 आपको ही पता है, दिस इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 13 आपको पता है, दिस गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल नंबर 5, दिस आर्टिकल कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप, जो नागरिकता से संबंधित जो हमारे प्रावधान है वो कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 5 में, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी साथ में नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
और जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है, प्रावधान है? आर्टिकल 156, आर्टिकल 352, आर्टिकल 280 एंड आर्टिकल 148। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आर्टिकल 148, ठीक है ना, कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल है वो 6 साल है और एज लिमिट है 65 ईयर, ठीक है ना। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन इन आर्टिकल 148। और इनके अगर ड्यूटीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज और इनकी जो पावर है, इनकी जो शक्तियां हैं, उसका मेंशन है आर्टिकल 149। और ये आर्टिकल एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। इनकी ड्यूटीज और पावर किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 149। और अगर आर्टिकल 150 की बात करेंगे तो रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको भी पता है जो 6th शेड्यूल है, 6वीं अनुसूची है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। और उसमें 4 राज्य हैं। आपको बताना है कौन सा राज्य शामिल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले आप लोग इसको कोशिश करिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। देखिए जो 6th शेड्यूल है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 6वीं अनुसूची, यहां पर अदर शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई है और यहां पर 4 राज्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। क्लियर है क्या? अब देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक है ATMM। हमेशा कंफ्यूज करने के लिए आपको मणिपुर ऑप्शन में जरूर देगा, तो उसकी ट्रिक ध्यान से सुनेंगे। ATMM, यहां से यहां तक ATM तो पता है, ATM से आप पैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक ही है, ATM में मनी नहीं है, मतलब कितनी भी बार आपसे वो मणिपुर पूछेगा, मनी नहीं है। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मेघालय, मिजोरम के साथ ऑप्शन में मणिपुर जरूर पूछेगा, तो आपको ट्रिक याद रखना है, ATM में मनी नहीं है, मनी मतलब मणिपुर नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इसका जो आंसर होगा मिजोरम शामिल है 6th शेड्यूल में। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? ठीक है ना, कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी भी हजार्डस फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन सा, अच्छा मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया, किस आर्टिकल में भैया? 24 में, सॉरी। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना। आर्टिकल 21 आपको भी पता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 17 की बात करेंगे, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 है कि प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। किस किस क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो रिलीजन, धर्म के आधार पर, रिलीजन रेस मतलब प्रजाति के आधार पर, कास्ट मतलब जाति के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर। तो इन 5 आर्टिकल जो 15 है वो 5 आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ 5, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात करता है। और अगर आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो वहां पर 6 ग्राउंड्स है। On the basis of 6 grounds, there shall be the prohibition of the discrimination in the case of public
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी की बात करते हैं वहां पर आर्टिकल 16 में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे बढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वही चीजें जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन 5 बेसिस पे, 5 ग्राउंड्स पर। और ये चीज कहां पर है? आर्टिकल 15 में। अगर आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो ये डीपीएसपी है। 0 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं, और जो बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 39 में तो बहुत सारे प्रोविजन है, 39A है, 39B है, C है, इस तरीके से बहुत से प्रोविजन है और ये डीपीएसपी का हिस्सा है। चीजों को नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मान के चलिए कोई नया राज्य बनाना है, किसी भी नए राज्य का गठन करना है, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 2। नए राज्य को बनाने से संबंधित है आर्टिकल 2। लेकिन अब मान के चलिए कोई भी एग्जिस्टिंग राज्य है, कोई भी राज्य पहले से है, अस्तित्व में है, अब या तो उस राज्य से हमने 2 राज्य बना दिए, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, तो एग्जिस्टिंग थे ना। बातें क्लियर है क्या? तो अगर एग्जिस्टिंग जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री आप चेंज कर रहे हैं, बाइफर्केशन कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, टेरिटरी बदल रहे हैं, तो वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एग्जिस्टिंग कोई भी स्टेट्स है उसमें आप कोई भी बदलाव कर रहे हो, नाम से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड, टेरिटरी से रिलेटेड, तो वो आर्टिकल 3 के तहत प्रावधान है। और आर्टिकल 2 में कोई भी नया राज्य अगर आप बना रहे हो तो वो आर्टिकल 2 में है, ठीक है ना। और आर्टिकल 4 में क्या बात बोली गई है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए जो भी बदलाव करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली अमेंडमेंट होगा, तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वो केवल अंडर, बोल सकते हैं ना कि आपको भी पता है भारत में कोई भी काम बिना लॉ के नहीं होता, तो एक लॉ बनेगा और वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंसीडर नहीं होगा। ये चीज नोट करना। ये बात कहां पर लिखी है? आर्टिकल 4 में। और ये सब पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। चलिए आर्टिकल 5 आपको भी पता है सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 280 में है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं? 14, 12, 11 या फिर 13? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पर अच्छा खासा डिस्कशन भी होने वाला है। कितने शेड्यूल हैं? तो आंसर होगा सर 12। अभी करंटली कितने हैं? 12। अगर बात करेंगे जब हमारा संविधान बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? आप बताएंगे सर 8। तो जो 9th है वो कब जोड़ा गया? 10th है कब जोड़ा गया? 11th जो शेड्यूल है कब जोड़ा गया? और जो 12th शेड्यूल है वो कब जोड़ा गया? तो वो अमेंडमेंट आपको याद रखना है। जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। जो 10th है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन। 11th है वो याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और जो 12th शेड्यूल रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज वो कब जोड़ा गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करें। ये फर्स्ट 1955। चीजों को साथ में नोट करना है, कोशिश यही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 31C, 21A, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आंसर सभी को करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 4, 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपको भी पता है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ी गई, ठीक है ना।
और एक कमेटी भी आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में जोड़ी गई और किस अनुच्छेद के तहत 42। टोटल कितनी है? 11 ड्यूटीज है, ठीक है ना। जब जोड़ी गई तब 10 थी, बाद में हमने एक और जोड़ी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। मतलब जो लोकसभा है वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की बात बोली गई है, और ये चीज संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, 325, 321, 330 या फिर 335। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे और आंसर भी करेंगे। जो लोकसभा है वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की बात बोली गई है, और ये चीज संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन है? चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन द लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल। चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा यहां पर प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ ये भी रिपीटेड है, और इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 15 है, ठीक है। आर्टिकल 15, देखिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में दो चीजें समझना है। आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं वो कितने हैं? 5। लेकिन आर्टिकल 16 में डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड है वो है 6। ये तो 5 है ही, साथ में जो भी हमारे पूर्वज हैं, ठीक है ना, वो क्या काम करते थे उसके आधार पर भी हमसे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और किस केस में नहीं होगा? इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं होगा कि आपके फादर या ग्रैंडफादर ये काम करते थे तो आपको वही काम करना पड़ेगा जैसा कि पहले होता था ना। तो ये आपकी फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी का एक प्रोविजन है, आर्टिकल 16 में मेंशन है। तो थोड़ी सी ये चीजें आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 15 में 5 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड की बात करते हैं, और आर्टिकल 16 में 6 तरीके के, ठीक है ना। क्या बातें क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और अगला जो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो देश की सांसद है, जो पार्लियामेंट है, वो कानून बदल सकती है? कुल मिला के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 374, 74, 269 या फिर 368? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात बोली गई है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 4, 368। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा मेरा ये सवाल है आप सभी लोगों से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान का जो संशोधन है, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज विच ऑफ द कंट्री? कौन सा देश है? ठीक है ना। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए सभी लोग बताएंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन की जो ये प्रोसेस है, ठीक है ना, जो प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका से, आर्टिकल 368, ठीक है ना। आगे बढ़े और आगे बढ़े उसके बाद फिर से वही नोटिफिकेशन है, आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर की गई है। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे और फुल लेंथ, साथ में सीसेट के भी एग्जाम या सीसेट के भी टेस्ट पेपर है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आप अच्छा करना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। जो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रही है राव अकेडमी भोपाल में, वो ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर राव अकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो या तो सिंपली बारकोड का उपयोग करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली आपको टाइप करना है, ठीक है ना, कि राव अकेडमी भोपाल, और वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज होंगी, लाइक जो भी हमारी क्लासेज है, मॉक टेस्ट है, डेली क्विज है, ठीक है ना, मेंटरशिप है, हमारी पीडीएफ नोट्स हैं, वो सब आपको कहां पर मिलने वाले हैं? इसी एप्लीकेशन पर। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए देखिए ये हमारे ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी आप राव अकेडमी भोपाल के साथ जुड़ सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अनाउंसमेंट है, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आई होप आप लोगों को आज का ये जो सेशन है, आज की क्लास है ना, बहुत अच्छी लगी होगी। हमने बहुत से क्वेश्चंस टू द पॉइंट, या बोल सकते हैं जिस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इस क्लास को अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो राव अकेडमी भोपाल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको इसके रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अलग से प्ले लिस्ट ही बनी हुई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए। हर एक यूनिट के वहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां से आप पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।